MKR पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9वीं के विषय गणित से पाठ 7 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज की ये परिचय वाली वीडियो होगी। परिचय में हम इस पाठ के जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी विषय हैं, उन सभी चीजों को समझेंगे ताकि प्रश्नावली के प्रश्नों को हल किया जा सके आसानी से, और परीक्षाओं में भी आसानी से जो भी प्रश्न आएंगे इस पाठ से उनको हल किया जा सके। इस परिचय के अलावा इस पाठ की जो भी अन्य वीडियोज हैं, यानी कि प्रश्नावली कौन कौन सी 7.1, 7.2 और 7.3, इनकी अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उन सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं त्रिभुज का परिचय अगले पेज से। पाठ का नाम है त्रिभुज। सबसे पहले आपसे यह सवाल हो सकता है कि त्रिभुज होता क्या है। आप बनाकर दिखा दोगे कि इस तरह की जो आकृति होती है उसे त्रिभुज कहा जाता है। इसके 3 शीर्ष होते हैं, ऊपर की तरफ A, B और C। यहां पर हमने 3 शीर्ष बना दिए हैं। इसमें अंदर की तरफ 3 कोण होते हैं और ये 3 भुजाओं से ही बना होता है। बहुत आसान सी परिभाषा हो सकती है। तो त्रिभुज की परिभाषा यहां पर हमें दी गई है। 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने बताया, 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। अब यहां पर इसके बाद परिभाषा तो आसान सी है, परिभाषा के बाद जो त्रिभुज के प्रकार हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। जो भी त्रिभुज की भुजा होती है उसके आधार पर 3 भागों में इसको बांटा जाता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये त्रिभुज मैंने बनाया है। अगर इन तीनों भुजाओं पर इस तरह से आपको लाइन दिखाई देती है, किस तरह की लाइन, जो यहां पर सिंगल सिंगल एक एक लाइन मैंने बना दी है, ये क्या दर्शाती है कि जो भी हमारी लाइन यहां पर AB है, BC है और AC है, ये तीनों लाइनें जिन पर भी एक एक लाइन लगी है वो सारी की सारी एक दूसरे के बराबर हैं। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। उदाहरण दे देता हूं, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये वाला जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले की, समद्विबाहु त्रिभुज की। भाई एक यहां पर मैंने त्रिभुज बना दिया, ठीक है। ये त्रिभुज जो मैंने बनाया है इसका नाम रख देते हैं PQR। ये जो भी त्रिभुज है इसकी भुजा जो है ना, जो PQ वाली भुजा है और PR वाली भुजा है, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की और QR 3 सेंटीमीटर की है। तो कोई भी 2 भुजाएं जब बराबर होती हैं तो उसे कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि का मतलब होता है 2 भुजाएं जब बराबर होती हैं। आसानी से समझ गए होंगे आप। इसके बाद होता है अगला विषम बाहु त्रिभुज। यहां पर एक त्रिभुज मैं बना देता हूं, ठीक है। इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इसको भी नाम दे देते हैं PQR नाम दे देते हैं। जो भी ये त्रिभुज है इसकी ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये 7 है। देख सकते हो कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहा जाएगा। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीनों प्रकारों को उदाहरण से हमने समझ लिया। अब कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निम्न कोण त्रिभुज होता है। भाई निम्न कोण जो त्रिभुज होता है ना, उसमें सभी कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, ठीक है। सभी के सभी कोण 90 डिग्री से अगर छोटे होंगे किसी भी त्रिभुज के तो उसे निम्न कोण त्रिभुज कहा जाएगा। उदाहरण के लिए यहां पर आपके लिए बना देता हूं, जैसे मेरे पास ये त्रिभुज है, इसका ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 50 डिग्री का, ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ये हो जाएगा 70 डिग्री का। सभी के सभी कोण छोटे हैं 90 डिग्री से, तो हम कहेंगे इसको निम्न कोण त्रिभुज। इसके बाद समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए भी एक आकृति यहां पर मैं आपके लिए बना देता हूं, जैसे यहां पर मैंने बनाया है। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, कोई भी एक कोण जो है ना वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक कोण बराबर होना चाहिए 90 डिग्री का। बाकी कोणों से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री का जैसे यहां पर हमें मिल गया है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा है समकोण त्रिभुज। इसके बाद अगला आ जाता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। उदाहरण के लिए फिर से यहां पर मैं एक कोण बना देता हूं, एक त्रिभुज बना देता हूं। जैसे यहां पर मैंने एक त्रिभुज बनाया है,
ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज का निर्माण किया है। इसमें जो यहाँ पर कोण बनता है ये 90 डिग्री से बड़ा बना है, 120 डिग्री का मान लेते हैं ये कोण हमारा बनता है। अगर सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो निम्न कोण होगा। कोई भी एक कोण 90 डिग्री का है तो समकोण कहेंगे, और कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा अगर हो जाए तो उसको कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए कोई भी एक कोण, तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। इस वाले पेज पर हमने क्या समझा कि भाई त्रिभुज क्या क्या होते हैं और त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं भुजाओं और कोण के आधार पर। इनकी जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है, तभी हम पाठ को समझ पाएंगे। तो अब जो पाठ के विषय आते हैं कक्षा 9वीं में, उनको समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। कक्षा 9वीं में त्रिभुज के बारे में हमें मेनली समझना है सर्वांग समता त्रिभुजों को। सर्वांग समता क्या होती है इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सर्वांग समता के बारे में दिया है वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सर्वांग समता त्रिभुज क्या होते हैं? मान लो हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं। मेरे पास सबसे पहले यहां पर है ABC वाला त्रिभुज और दूसरा है मेरे पास PQR वाला त्रिभुज। दो सिंपल त्रिभुज मुझे दिए गए हैं। अगर इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं, जैसे यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, AB और PQ एक दूसरे के बराबर हैं, BC और QR एक दूसरे के बराबर हैं, और AC और PR एक दूसरे के बराबर हैं। AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर, AC PR के बराबर। तो ऐसे त्रिभुज हमारे जिनकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों या फिर तीनों कोण इसके बराबर हों, ये वाले जो कोण है ना, एंगल B, एंगल C, एंगल PQR, ये सारे कोण बराबर होने चाहिए। जैसे हमारे पास एंगल A है वो एंगल P के बराबर होगा, एंगल B है वो एंगल Q के बराबर हो जाए, एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर हो जाए। जब भी हम सर्वांग समता की बात करते हैं तो उसके लिए हमें दो त्रिभुजों की आवश्यकता होती है। अब हमें क्या कहा गया है कि संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो संगत भुजाएं AB, PQ, BC, QR, AC और PR ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं। इसके साथ साथ जो संगत कोण हैं, A वाला कोण P के बराबर है, B वाला कोण Q के बराबर है, C वाला कोण R के बराबर है। तो ऐसे जो दो त्रिभुज होंगे उनको हम कहेंगे ये दोनों क्या हैं? सर्वांग सम त्रिभुज हैं। और सर्वांग समता का जो साइन होता है, निशान होता है, त्रिभुज मैंने बनाया, मेरे पास क्या है ABC त्रिभुज और दूसरे वाला है त्रिभुज PQR। अगर इनके संगत भुजाएं और संगत कोण दोनों की बराबर हैं तो इन दोनों कोणों के बीच में, दोनों जो मेरे त्रिभुज लिखे गए हैं इनके बीच में सर्वांग समता का निशान लगेगा। और वो निशान होता है बराबर का निशान लगाना है। ऊपर आपने इस तरह से एक आकृति बना देनी है, ठीक है, इस तरह से आपने लेटाकर S बना देना है। ये जो निशान होता है ये दर्शाता है कि ABC और PQR एक दूसरे के सर्वांग सम त्रिभुज हैं। अब जो भी त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, अगर हमसे बोल दिया जाए कि भाई दो त्रिभुज दिए गए हैं इनको आप सर्वांग सम करो, उनको सर्वांग सम करने के लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को समझो। यहां पर हमें दिए गए हैं सर्वांग समता नियम। पहला नियम होता है S सर्वांग समता नियम। अब आप कहोगे कि भैया ये S जो है ये क्या होता है, एक तरफ समझो। S को हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में कहेंगे हम साइड, और साइड को हिंदी में क्या कहा जाता है? भुजा कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी भुजा। जैसे यहां पर हमारी AB क्या है? एक भुजा है। S का मतलब होता है इंग्लिश में साइड और इसको हिंदी में हम भुजा कहते हैं। यानी कि ये वाला जो नियम है इसमें तीन भुजाएं होंगी हमारी। इसी तरह से SAS होगा। S का मतलब तो आप समझ गए ना। अब यहां पर जो A आता है उसका मतलब भी आप समझो। A का मतलब होता है इंग्लिश में A को हम कहते हैं एंगल, ठीक है, और इसको हिंदी में कहेंगे हम कोण। जो भी हमारा एंगल होता है उसको हम कोण कहते हैं, ठीक है। तो A का मतलब जहां पर भी आपको A दिखेगा उसका मतलब आपने समझ जाना है कोण की बात हो रही है। तो सर्वांग समता के भाई टोटल 5 नियम होते हैं। S सर्वांग समता नियम, SAS नियम, ASA नियम, AAS नियम और RHS नियम। आप कहोगे भैया आपने S बता दिया, A बता दिया, R और H क्या है ये भी बता दो। हम जब RHS सर्वांग समता नियम को डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले पेजेस पर, जब आपको मैं बताऊंगा RHS का मतलब क्या होता है। अभी जो भी हमारे ये सर्वांग समता के नियम हैं इनको एक एक करके उदाहरण सहित समझ लेते हैं और समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर।
सर्वंग समता नियम हमने पीछे वाले पेज पर सबसे पहला क्या देखा था, एस 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 सर्वंग समता नियम उदाहरण सहित समझ लेते हैं। जब भी हम त्रिभुजों की सर्वंग समता के बारे में बात करते हैं तो हमें जरूरत होती है दो त्रिभुजों की। तो दो त्रिभुज यहां पर बना लिए हैं, इनके नामकरण कर देते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया है ए बी सी, ये हो जाएगा हमारा यहां पर पी क्यू आर। अगर ये हमारे एस 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 नियम से सर्वंग सम नियम से बराबर होंगे तो एस 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 का मतलब क्या होगा, एस का मतलब भुजा, इसका मतलब भी भुजा और इसका मतलब भी भुजा। मान लेते हैं जो त्रिभुज हमारा ए बी सी है, इसकी पहली भुजा यहां पर दी गई है हमें 7, दूसरी भुजा यहां पर 8 दी गई है और तीसरी भुजा यहां पर 5 दी गई है। इसी तरह से जो हमारे पास पी क्यू आर वाला त्रिभुज है, इसकी भुजा यहां पर हमें 7 है, 8 है और ये वाली ये 5 है। आप देखो मैं क्या कर सकता हूं, जो ए बी वाली भुजा है और पी क्यू वाली भुजा है दोनों साथ साथ हैं, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई ए बी बराबर में हो जाएगा मेरा पी क्यू के। इसी तरह से बी सी 5 है और क्यू आर भी 5 है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं बी सी बराबर में हो जाएगी मेरी क्यू आर के। ये दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि दोनों 5-5 सेंटीमीटर की हैं। इसी तरह से ए सी और पी आर भी बराबर हो जाएंगी। मैं लिख सकता हूं कि भाई ए सी बराबर में हो जाएगा मेरे पास पी आर। ये तीनों संगत भुजाएं जो हैं कोण यहां पर त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की, वो बराबर हमारी निकल कर आ गई हैं। अगर बराबर निकल कर आ गई हैं तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वंग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और कौन से नियम से होगा, ये नियम आपको पता होना चाहिए। नियम हमें हमेशा लिखना होता है एस 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 सर्वंग समता नियम से। इस तरह से हम किन्हीं भी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं, अगर तीनों की तीनों संगत भुजाएं दूसरे जो भी त्रिभुज है उसकी संगत भुजाओं के बराबर होंगी, तो इस तरह से हम उसको दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम एस ए एस को समझना चाहें तो उसके लिए हमें दो त्रिभुजों की आवश्यकता होगी। दोनों त्रिभुज यहां पर आपके लिए मैं बना देता हूं, ठीक है। इनका नामकरण भी कर देते हैं। चलो नामकरण में हमारे पास ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी, इसके बाद ये पी क्यू आर। अब यहां पर हमें बात कही गई है कि एस ए एस, मान लो यहां पर हमें जो भी ए बी वाला त्रिभुज है, इसकी ए बी सी वाला त्रिभुज है, इसकी भुजा 7 दी गई है, ये 6 दी गई है। पी क्यू में जो हमारा पी क्यू है 7 है और पी आर हमें यहां पर 6 दिया गया है। इसके अलावा हमें एक कोण दिया गया है, ये कोण है 50 डिग्री का और एंगल पी वाला कोण भी जो है वो 50 डिग्री का है। अब यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो भी हमारा यहां पर ए बी वाली भुजा है और पी क्यू वाली भुजा है वो एक दूसरे के बराबर है। मैं लिख सकता हूं ए बी बराबर में हो जाएगा मेरा पी क्यू के, दोनों साथ साथ हैं तो पी क्यू और ए बी बराबर होंगी। इसी तरह से ए सी और पी आर भी बराबर होंगी और जो हमारा कोण है ए और पी ये भी बराबर होंगे। लिख लेते हैं एंगल ए यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण पी के, दोनों 50-50 डिग्री के हैं। इसी तरह से मेरी ए सी वाली भुजा जो है और पी आर वाली भुजा है ये 6-6 सेंटीमीटर की हैं, तो ये भी बराबर हो जाएंगी। हमें यहां पर क्या मिला है, हमें सबसे पहले एक भुजा मिलती है, फिर कोण मिलता है, फिर से भुजा मिलती है। यानी कि एस ए एस नियम का इस्तेमाल करके हमने इन दोनों त्रिभुजों को ए बी और सी को यहां पर मैं लिख सकता हूं त्रिभुज ए बी सी सर्वंग सम होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से होगा, साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा नियम से। इस तरह से हमने एस 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 और एस ए एस सर्वंग समता नियम को समझ लिया। अब इसके बाद और भी नियम हमारे आते हैं, उनको समझने के लिए अगले वाले पेज पर हम आ गए हैं। इस वाले पेज पर हमें क्या समझना है, ए सर्वंग समता नियम को। तो उसके लिए हमें दो त्रिभुजों की आवश्यकता होगी। दो त्रिभुज मैंने आपके लिए यहां पर बना दिए हैं। अब बिल्कुल सिंपल इनका नामकरण कर देते हैं। भाई ए बी सी होगा, ये हो जाएगा हमारा पी क्यू आर। अब इसके बाद क्या किया जाए, हमें यहां पर मान लो कोण दिए गए हैं और एक भुजा दी गई है। मान लो हमारे पास जो ए बी भुजा है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर और पी क्यू है ये भी हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। जो भी भुजा बराबर दी गई है उसके दोनों तरफ वाले कोण बराबर होने चाहिए, ये बात को ध्यान रखना आपने। मान लो हमारा एंगल ए यहां पर 50 डिग्री का है और एंगल बी यहां पर हमारा 60 डिग्री का है। पी को मान लो यहां पर 50 दिया गया है और क्यू यहां पर हमें 60 दिया गया है। यहां पर जो भी भुजा बराबर हैं उसके दोनों तरफ वाले कोण बराबर हमें मिल रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा,
सबसे पहले एंगल ए बराबर में हो जाएगा मेरे पास एंगल पी, यानी कि कोण ए और कोण पी बराबर हैं। उसके बाद मेरी वो भुजा है ए बी और जो भी पी क्यू है वो बराबर कर देनी है। उसके बाद एंगल बी यानी कि कोण बी और कोण क्यू बराबर कर देने हैं। मुझे मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, कोण है, भुजा है और जो भी कोण है, ठीक है, ये तीन चीजें मुझे बराबर मिल जाती हैं तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी ये सर्वंग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से हुआ है, साइड एंगल साइड नियम से, यानी कि भुजा कोण भुजा वाले नियम से। इसी तरह से जो अगला हमारा आता है ए एस सर्वंग समता नियम, इसको भी ध्यान से समझो। इसके लिए भी हमें दो त्रिभुजों की आवश्यकता होगी, तो दो त्रिभुज मैंने आपके लिए यहां पर बना दिए हैं। जो भी दो त्रिभुज बनाए हैं नामकरण कर देते हैं इनका। ए बी सी त्रिभुज हो गया, मेरे पास पी क्यू आर त्रिभुज हो गया। अब यहां पर मान लेते हैं कोणों की बात करते हैं। सबसे पहले जो भी मेरा यहां पर ए वाला कोण है ये मान लो 50 दिया गया है, बी वाला जो कोण है ये 60 दिया गया है, पी वाला कोण 50 है, क्यू वाला कोण यहां पर 60 है। इन दोनों कोणों के अलावा मेरे पास एक भुजा भी दी गई है। यहां पर मान लेते हैं जो ए सी और पी आर है ये वाली भुजाएं मुझे दी गई हैं। ए सी मुझे दी गई है यहां पर 6 सेंटीमीटर और पी आर भी मुझे 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो जो भी हमारी ये जानकारी दी गई है इसके अनुसार हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमें बराबर मिलती हैं। सबसे पहले ए वाला कोण और पी वाला कोण दोनों 50 डिग्री के हैं, तो मैं लिख सकता हूं कोण ए बराबर होगा कोण पी के, दोनों 50-50 के हैं। इसी तरह से बी वाला और क्यू वाला भी हमारा बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर में हो जाएगा हमारा कोण क्यू के। इसके अलावा हमें एक भुजा ए सी और पी आर मिलती है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं ए सी बराबर में पी आर मेरी आ गई है। मुझे सबसे पहले यहां पर मिलता है कोण, ठीक है, कोण को हम ए से लिखते हैं, एंगल लिखते हैं, ये भी मेरा एंगल है और ये भी मेरी भुजा यानी कि साइड है। तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज हमारा जो भी है ए बी सी ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से हुआ है, एंगल एंगल साइड नियम से, यानी कि कोण कोण भुजा वाले नियम से। इस तरह से हमें इन चीजों को समझकर चलना है। हमने यहां पर अभी तक सर्वंग समता के 4 नियमों को समझ लिया है। पांचवा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है इस वाले नियम से, जो हमारा है RHS सर्वंग समता नियम। अब आप कहोगे कि भैया आर क्या होगा, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। एच क्या होगा ये भी मैं बताऊंगा। एस का मतलब तो आपको पता ही है, एस का मतलब होता है साइड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भुजा, ठीक है, इसका मतलब पता है आपको। इन दोनों के मतलब मैं आपके लिए लिखता हूं। आर जो है वो होता है राइट एंगल, राइट एंगल का माप जो है वो 90 डिग्री का होता है, इसको हिंदी में समकोण कहा जाता है। एच का मतलब होता है इंग्लिश में हाइपोटेनियस और इसको कर्ण कहा जाता है। एस का मतलब साइड, भुजा, ये आपको पता ही है। अब जो हम यहाँ पर आकृति बनाने वाला हूं उस आकृति से समझो ये सारी चीजें क्या होती हैं। जैसे मैं यहां पर एक त्रिभुज बना लेता हूं, ऐसा त्रिभुज बनाना है मुझे जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो जो भी मैं 90 डिग्री का कोण बनाता हूं उस 90 डिग्री के कोण के विपरीत जो भुजा होती है हमारी उसको कहा जाता है कर्ण। और कर्ण को मैं क्या कहूंगा, हमेशा कर्ण को मैं एच से दर्शाऊंगा, ठीक है। ये वाली भुजा मेरी हो जाएगी एच, यानी कि कर्ण या फिर हाइपोटेनियस भी आप कह सकते हो। जो भी यहां पर हमारी बात हो रही है सर्वंग समता नियम में, उसके लिए हमें 90 डिग्री वाले कोण चाहिए होंगे दो, ठीक है। हमेशा 90 डिग्री वाला कोण कहीं पर आता है और उसका कर्ण बराबर है और कोई भी एक भुजा बराबर आती है, तो RHS नियम का इस्तेमाल किया जाएगा दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए। अब इस नियम का इस्तेमाल कैसे करना है उसके लिए मैं दो त्रिभुज यहां पर बना लेता हूं, दोनों का नामकरण करेंगे, ठीक है। ये मैंने दो त्रिभुज बना लिए हैं। पहले वाला त्रिभुज हो जाएगा मेरे पास ए बी सी और दूसरे वाला त्रिभुज हो जाएगा मेरे पास पी क्यू आर। जो भी ए बी सी है उसमें एंगल बी यानी कि कोण बी 90 डिग्री दिया है, उसके बाद कोण क्यू हमें यहाँ पर 90 डिग्री का दिया है और इनके विपरीत जो भुजा है 90 डिग्री के कोण के विपरीत भुजा हमारे पास यहाँ पर कौन सी है, 7 है, ए सी। इसी तरह से 90 डिग्री के विपरीत जो हमारी ये वाली भुजा है ये भी 7 हो जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक भुजा या तो ए बी या बी सी, इनका मान भी हमें दिया गया हो। मान लो हमें यहां पर दिया गया है ये 6 है और ये वाली भी 6 है,
तो हम इन त्रिभुजों को सर्वांगसम कर सकते हैं RHS नियम का इस्तेमाल करके। हमेशा आपको ऑर्डर में चलना है, लाइन वाइज चलना है। RHS में R पहले आता है तो हमें 90 डिग्री एंगल यानी कि समकोण की बात करनी है। तो मैं कैसे कर सकता हूं कि जो भी मेरा कोण B है और मेरे पास कोण Q है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो एक दूसरे के बराबर हो गए। इसके बाद जब भी हम कोण करेंगे, उसके बाद कोण के विपरीत वाली जो भुजा होगी उसको हमें देखना है। विपरीत वाली भुजा कौन सी है भाई? AC और PR दोनों 7-7 सेंटीमीटर की हैं, तो मैं कह सकता हूं AC बराबर हो जाएगी मेरी PR के, दोनों 7-7 सेंटीमीटर की हैं, तो ये बराबर हो गई। इसके बाद कोई एक भुजा और ढूंढनी होगी हमें। देखो PQ और AB दोनों 6-6 सेंटीमीटर की हैं, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो भी AB है और PQ है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, जो हमारा सबसे पहला है, आप कह दोगे कि ये तो कोण बराबर हुआ है, लेकिन कोण का मान कितना है? कोण का मान यहां पर 90 डिग्री है, तो हम उसको क्या कहेंगे? R से दर्शाएंगे इसको। ये हमारा राइट एंगल यानी कि समकोण है। इसके बाद जो भी हमारा कोण के विपरीत वाली भुजा है वो बराबर हमने की है। कोण के विपरीत वाली भुजा क्या होती है? हमेशा हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है, जिसको हम H से दर्शाते हैं। इसके अलावा हमें एक और चीज बराबर मिली है, भुजा बराबर मिली है, S उसको कहेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी मेरा त्रिभुज यहां पर है ABC, ये सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज PQR के, और कौन से नियम से हुआ है? RHS नियम का इस्तेमाल यहां पर हमने किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट नियम है। सारे नियम आपको पता होंगे तभी किसी भी प्रश्न को आप हल कर पाओगे। सभी नियमों को ध्यान से आपने समझ लेना है। सर्वांग समता के जो भी 5 नियम थे डिटेल में मैंने आपको बता दिए। अब कुछ और भी छोटी छोटी चीजें हैं इसी पाठ की, उनको समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। जो हमारा अगला विषय आता है उसमें है समद्विबाहु त्रिभुज के गुण। जो भी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज हमारा कैसा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज मैंने आपको बताया था ना, जिसकी कोई दो भुजा बराबर होती हैं। जैसे मान लो यहां पर मुझे दिया गया है ABC, AB मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, AC भी मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। दोनों भुजाएं जो हैं, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है ये मैंने आपको सबसे पहले वाले पेज पर भी बता दिया था। अब जो भी समद्विबाहु त्रिभुज के गुण हैं उनकी बात कर लेते हैं। दो गुणों को हमें ध्यान से समझना है। समद्विबाहु त्रिभुज की जो दो बराबर भुजाएं होती हैं, जैसे यहां पर हमारी AB बराबर हो गई है AC के, बिल्कुल आसान चीज है। तो सबसे पहला बिंदु हमें इसी बारे में दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जो भी बराबर भुजाएं हैं, AB और AC बराबर हैं, तो AB के सम्मुख हमारा कौन सा कोण बनता है और AC के सम्मुख हमारा कौन सा कोण बनता है? सम्मुख यानी कि सामने। यहां पर जो हमारा कोण बनता है वो C है और कोण B है। बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले बराबर भुजाएं कौन सी हैं? मेरी भुजा AB ये बराबर है किसके? AC के। तो इनके सम्मुख वाले कोण हैं, इनके सामने वाले जो कोण हैं कौन कौन से हैं भाई? B है और C है। ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कोण B बराबर होगा कोण C के। बिल्कुल इसका उल्टा भी किया जा सकता है। दूसरे बिंदु में हमें दिया गया है त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये मान लो कि हमें क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है कि जो भी हमारे यहां पर कोण है ना वो बराबर हैं। ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया है? कोण B और कोण C बराबर हमें दिए गए हैं। यहां पर लिख लेता हूं कोण B बराबर है कोण C के। तो कोण B के सम्मुख वाली भुजा और कोण C के सम्मुख वाली भुजा, बराबर कोणों के सम्मुख जो भी हमारी भुजाएं होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। तो कोण B और कोण C के सम्मुख भुजाएं हमारी कौन सी हैं भाई? AB बराबर में हो जाएगा हमारा AC। बस यही आसान सी बात हमें समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों की दो बात समझनी है। अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, और बिल्कुल इसका उल्टा, अगर कोण बराबर हैं तो उसके सम्मुख वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसका इस्तेमाल कई जगह पर प्रश्नों को हल करने में किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये दो लाइन हमारी, इनको मैंने समझा भी दिया है, इनको याद आपने रखना है। अब जो पाठ का आखिरी विषय है उसके लिए हम आ जाते हैं अगले वाले पेज पर। भाई इस वाले पेज पर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? देखो हमारे पास जो भी चीजें यहां पर दी गई हैं, त्रिभुजों में असमानताएं, जो
जो भी हमारा त्रिभुज होता है उसमें कुछ असमानताएं होती हैं। इसमें भी हमें दो बिंदु समझने हैं। उससे पहले हम यहां पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज की जो ए बी वाली भुजा है वो 7 सेंटीमीटर की है, बी सी वाली 12 की, और उसके बाद 9 हमारी ए सी वाली भुजा है। इसमें हमें सबसे पहले क्या समझना है, पहला बिंदु है त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा के विपरीत कोण बड़ा होता है। त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी है, हमने एबीसी बनाया है, सबसे लंबी भुजा कितनी है, इसमें सबसे लंबी भुजा यहां पर 12 है। तो 12 जो भी हमारी भुजा है इसके विपरीत में जो भी कोण होगा, कौन सा कोण है भाई, ए वाला कोण है। सबसे लंबी भुजा के विपरीत जो भी कोण बनेगा वो सबसे बड़ा कोण होता है त्रिभुज का। तो बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण बनेगा। इसी तरह से दूसरे वाले में कहता है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा के विपरीत कोण छोटा होता है। जो भी हमारी यहां पर सबसे छोटी भुजा है वो कितने हैं, 7 सेंटीमीटर की है, जो कि ए बी है। अब ए बी के सामने जो भी कोण हमारा बनता है वो है कोण सी। छोटी भुजा के सामने छोटा कोण बनता है, ठीक है, तो छोटा कोण हो जाएगा। अगर यहां पर बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण, छोटी भुजा के सामने छोटा कोण, बस आपको ये बात याद रखनी होगी त्रिभुज की असमानताओं में। ये पाठ का हमारा आखिरी विषय था। इस आखिरी विषय के साथ पाठ का परिचय हुआ कंप्लीट। परिचय वाला भाग हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा जो भी विषय मैंने आपको बताए हैं, जो भी यहां पर मैंने नियम बताए हैं सर्वांग समता के उदाहरण सहित, वो सभी नियम आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपकी कक्षा में सहपाठी हैं, साथी हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और जो भी नए विद्यार्थी आते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हिंदी मीडियम वाली गणित की, विज्ञान की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा इस परिचय की जो भी परिचय के अलावा प्रश्नावलियों वाली वीडियो है, प्रश्नावली 7.1, 7.2, 7.3, इस पाठ की टोटल 4 वीडियो बनाई गई है, भाग 1 से लेके भाग 4 तक। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगले जो भी प्रश्नावली है 7.1 उस वाली वीडियो में, या फिर इंस्टाग्राम पर।